बीएससी पार्ट थर्ड पेपर फर्स्ट के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा। एनर्जी फ्लो से संबंधित जो थर्मोडायनेमिक्स के जो नियम है उनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया। एनर्जी फ्लो के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर आ रहे हैं और ये टॉपिक है हमारा मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो। कि जो बात हम लोगों ने अब तक पढ़ी है उसको मॉडल्स के द्वारा किस प्रकार से हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि इजी वे में इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सके कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा तो वो होगा आपका एनर्जी फ्लो के बारे में। जो सिलेबस है हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जो रेड पार्ट में आप लोग देख रहे हो इतना पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं और जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है एनर्जी फ्लो, ये टॉपिक है वो हमारा चल रहा है। और एनर्जी फ्लो में भी जो स्टार्टिंग का पार्ट था, शुरू का पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया है। और लेटर पार्ट में जो सेकंड पार्ट है हमारा, जो मॉडल्स के बारे में है, उसके बारे में आज हम आगे चल रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एनर्जी चलती है, एनर्जी का एकमात्र सोर्स है सूर्य, और सूर्य से जो एनर्जी चलती है वो चलती है रेडिएट एनर्जी के रूप में। प्लांट्स में आके वो स्टोर होती है केमिकल एनर्जी के रूप में, और हम लोग जब उसको ग्रहण कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं, तो हमारे अंदर वो दो रूप में होती है, एक काइनेटिक एनर्जी के रूप में और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। जो एनर्जी हमारे अंदर स्टोर्ड है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो हम काम करते हैं, जिसके सहारे हम काम करते हैं, वो होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। किस प्रकार से ये सब चीज़ें काम करती है उसको समझाने के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा 4 मॉडल्स मुख्य रूप से जो दिए गए हैं कि किस प्रकार से ये एनर्जी फ्लो है वो काम करता है। जिसमें पहला मॉडल आप देख सकते हो, लिंडमैन मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो। सेकंड मॉडल है आपका सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो। तीसरा मॉडल है आपका वाई शेप्ड, और चौथा है आपका यूनिवर्सल मॉडल। मॉडल कोई सा भी हो, एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, एनर्जी का एक सोर्स है केवल, और वो है सूर्य। सूर्य से जो एनर्जी आएगी वो निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स के पास में आएगी। कहने का मतलब ये हुआ ग्रीन प्लांट्स के पास में आएगी, और ग्रीन प्लांट्स के बाद में जो एनर्जी है वो जाती है सेकंड लेवल पर, सेकंड से थर्ड लेवल पर, और थर्ड से फोर्थ लेवल पर। इस लेवल में कोई भी बदलाव है वो नहीं हो सकता है। बात को हम किसी भी तरह से कहें, लेकिन जो वे है उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि साहब एनर्जी है वो हार्बीवोर्स में या कार्निवोर्स में आकर संरक्षित या स्टोर्ड होती है। एनर्जी ऑलवेज ग्रीन प्लांट में आकर स्टोर होगी। कहने का वे है वो अलग अलग हो सकता है। तो उसी वे को समझाने के लिए बात वही रहेगी, वे वही रहेगा, कहने का तरीका है वो अलग अलग है। जो पहला मेथड है हमारा, जो मॉडल है, उसको हम लिंडमैन एनर्जी फ्लो मॉडल्स के नाम से जानते हैं। क्या कहा गया? इस मॉडल को लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने 1942 में दिया था, आज़ादी से कुछ समय पहले। इसका मतलब ये नहीं है कि एनर्जी फ्लो आज़ादी से कुछ समय पहले ही स्टार्ट हुई थी। जब से ये दुनिया बनी है, जब से ग्रीन प्लांट्स इस धरती पर आए हैं, तब से ये फ्लो चल रहा है। समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर इन बातों को समझाया, लेकिन जब से ये पृथ्वी बनी है तब से ये सारी चीज़ें हैं वो चल रही है। ये है लिंडमैन का मॉडल समझाने के लिए। जैसा कि मैंने कहा, लिंडमैन ने 1942 में इस मॉडल को दिया था, और जो इकोसिस्टम है हमारा, उसके अलग अलग जो ट्रॉपिकल लेवल्स हैं उसमें ऊर्जा के प्रवाह का मॉडल प्रस्तुत किया तथा ऊर्जा गतिकी की धारणा प्रतिपादित की, जिसे पोस्ट गतिकी के नाम से जाना जाता है या ट्रॉपिकल डायनेमिक्स के नाम से जाना जाता है। उसने मॉडल में ऊर्जा के प्रवेश, प्रवाह तथा तंत्र में अपव्यय होने वाली ऊर्जा को संकेतों से दर्शाया है, जैसा कि आप देख सकते हो। उसके प्रारूप के अनुसार
किसी भी पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम में प्रत्येक पोषण स्तर में ऊर्जा संचय तथा ऊर्जा के रूपांतरण की दक्षता का ज्ञान हो तो उसके सभी कार्यों का ऊर्जा के आधार पर विवेचना की जा सकती है। बहुत ही सिंपल मॉडल है। जैसा कि मैंने कहा, पहले लेवल में ऊर्जा आके संरक्षित होती है और उसके बाद में अलग अलग लेवल में ये जाती रहती है। सेकंड जो लेवल जो मॉडल आया हमारे सामने वो था सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल, जो कि लीनियर क्रम में था। और इस मॉडल को ओडम नामक वैज्ञानिक ने 1956 में प्रतिपादित किया था, जो कि एनर्जी फ्लो के ऊपर आधारित था। और कहने को ये कह रहे हैं कि ये पहला मॉडल था जो एनर्जी फ्लो को प्रतिपादित कर रहा था। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, लिंडमैन ने 1942 में इस बात को समझाने का प्रयास किया था। इस मॉडल के अनुसार जो मेन बात कही गई है, लाइट किस तरह से आती है, किस तरह से आगे बढ़ती है, उसी चीज को समझाने का प्रयास किया गया है। किसी भी इकोसिस्टम में ऊर्जा की जो वे हो रहा है वो यूनिडायरेक्शनल वे में होता है। और ओडम ने 1956 में इसको प्रतिपादित किया, जैसा कि मैंने बताया। इसको समझाने के लिए हम डायग्राम को देखना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर में डिकम्पोजर्स है, ऑर्गेनिजम्स है, उनको अलग अलग बॉक्सेस में दिखाया गया है। ग्रेजिंग एंड डिट्रिस फूड चेन्स है, वो सेपरेट्स है। किस प्रकार से इनको अलग अलग वे में हम लोग समझा सकते हैं, इसको समझाने के लिए डिकम्पोजर्स का भी सहायता ली गई है। और किस प्रकार से आपस में ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दिखलाई गई है। पर्टिकुलरली जो अलग अलग बॉक्सेस दिखाए गए हैं, ये बायोमास या जो ट्रॉफिकल लेवल है तो उनको तथा पाइप से वो जैविक इकाइयों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को प्रदर्शित करते हैं। इस मॉडल्स के अनुसार जो उत्पादक है, जिनको हरे पौधे कह सकते हैं अपन, कुल 3000 किलो कैलोरी सूर्य का प्रकाश प्राप्त हो रहा है। उसमें से लगभग 50% पौधों द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिसका मात्र 1% ही फर्स्ट ट्रॉफिकल लेवल पर भोजन ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि हम बार बार पढ़ रहे हैं, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो हमारे सिस्टम में केवल 10% आती है। 1% आती है, उसका 10% है वो फिर अगले लेवल में जाता है। और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो है वो इन उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण प्रयोग करते हैं और ये अपने शरीर में केवल 10% ही रख पाते हैं और आगे के जो लेवल है उनमें 10% लेवल ही ट्रांसफर हो पाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हर लेवल पर एनर्जी का जो लेवल है वो कम होता चला जाता है। बात वही है, बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग वे से अपने तरीकों से बात को समझाने का प्रयास किया है और हर ट्रॉफिकल लेवल पर ऊर्जा का लेवल है वो निश्चित रूप से कम होता चला जाता है। और इस प्रकार जो एनर्जी फ्लो है उसके प्रत्येक स्तर पर 10% के नियम का पालन करते हैं और जो ट्रॉफिकल लेवल्स हैं उसमें एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसमें 90% एनर्जी है वो ऊष्मा के रूप में या अन्य उपापचय क्रियाओं में अपव्यय हो जाती है, निकल जाती है। और यही कारण है कि फूड चेन में जो अलग अलग चेन्स है अथवा जो लेवल्स हैं अधिक नहीं होती है। जो जीव खाद्य श्रृंखला के प्रारंभिक बिंदु के समीप होते हैं उसे ऊर्जा की अधिक मात्रा प्राप्त होती है। जो पहले जो ट्रॉफिकल लेवल्स आ जाएंगे उनको निश्चित रूप से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होगी। एक छोटी खाद्य श्रृंखला अधिक संख्या में जीवों का पोषण कर सकती है। लंबी श्रृंखला के अंतिम सिरे पर कुछ ही जीव पोषित हो सकते हैं क्योंकि 2 या 3 स्थानांतरणों के पश्चात ऊर्जा की मात्रा बहुत ही कम रह जाती है। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, हर लेवल पर एनर्जी का लेवल है वो कम होता चला जाता है। डियर फ्रेंड्स, ओडम ने ही अपना जो मॉडल दिया गया था उसको मॉडिफाइड करते हुए एक वाई शेप्ड मॉडल दिया, बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। जो इसकी आकृति है, जो इसकी शेप है वो आई के आकार की दी गई थी और ये 1983 में दिया गया था। हालांकि इससे पहले एक मॉडल और दिया गया है जिसकी बात हम आगे चलकर करेंगे, जिसको सर्वाधिक यूनिवर्सल मॉडल के नाम से एक्सेप्ट किया गया। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडल सबसे ज़्यादा प्रचलित है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो है आपका वाई शेप्ड जो मॉडल है एनर्जी का, उसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, भले ही वो यूजी का लेवल हो, भले ही वो पीजी का लेवल हो।
देखिए, इसके अंदर जो मेन बातें बताई गई है वो यही बताई गई है कि ये जो इकोसिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसी से ये रिलेटेड है, और लिविंग और डेड दोनों को ये अलग अलग समय के अनुसार और टाइम के अनुसार अलग अलग करती है। जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं और जो माइक्रो कंज्यूमर्स हैं वो ग्रेटली डिफर करते हैं साइज के अकॉर्डिंग, मेटाबॉलिज्म रिलेशंस के अकॉर्डिंग, और जो इनकी रिक्वायरमेंट है उसके आधार पे ये अलग अलग होते हैं। जो मेन बात इस सिस्टम में बतलाई गई थी, जो बिल्कुल एनर्जी फ्लो के सेंस में इस मॉडल को प्रस्तुत किया गया है, इसके ये भी एनर्जी फ्लो का जो वन वे मॉडल है, जो वन एनर्जी का जो फ्लो होता है वो ग्रीन प्लांट से अलग अलग वे में होता है, उसी पे आधारित है। तथा जो ट्रॉपिकल लेवल्स है पर उत्पादकता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। ये मॉडल अलग अलग जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बेस्ड करता है। जो सबसे पहला पॉइंट है, ये मॉडल पारिस्थितिक तंत्र के मुख्य स्तरों के प्रमाण प्रस्तुत करता है। सेकंड जो बात बतलाई गई है, समय स्थान दोनों के चरण व ग्रेजिंग व डिट्रीस खाद्य श्रृंखला को अलग रूप से इंगित करता है। और तीसरी बात जो इसका स्पष्ट रूप से बतलाई गई है वो ये है, इससे स्पष्ट होता है जैसा मैंने अभी आपको बताया था, मैक्रो और माइक्रो जो कंज्यूमर्स है कि आकार व मेटाबॉलिक रिलेशंस के अत्यधिक भिन्नता मिलती है। ये बात है वो यहाँ पर बतलाई गई थी। जैसा मैंने कहा, कुछ भी आप बता सकते हो, कुछ भी आप कह सकते हो, लेकिन जो एनर्जी का फ्लो है वो वन वे ही रहेगा। वो आप दो वे या अलग अलग वे में प्रदर्शित है वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो शेप है वो वाई की बनकर आ रही है, और इसमें आप ग्रीजिंग फूड चेन देख सकते हो, डिट्रीटस देख सकते हो। दूसरी तरफ है वो ऑटोट्रॉप्स दिखाए जा रहे हैं आपको, सनलाइट आ रही है, सनलाइट ऑटोट्रॉप्स में आती है और आने के पश्चात वो अलग अलग लेवल्स में आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, और एक वाई का सैंपल बनकर आपके सामने आ रहा है। और उसी के आधार पे ऑडम ने इसको वाई शेप्ड मॉडल का नाम दिया, जो कि काफ़ी प्रचलित हुआ, काफ़ी एक्सेप्ट किया गया। ग्रेजिंग फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड, और दोनों है, और नॉट ऑल फूड इटन बाय ग्रेजर एक्चुअली एक्सिमुलेटेड। और जो बातें बतलाई गई है वो ये है कि यहाँ पर डिकम्पोजर्स या डिट्रीटस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो होता है, यही बात यहाँ पर बतलाई गई है। और दूसरी बात ये है कि जो नेट प्रोडक्शन एनर्जी का है वो दो अलग अलग वे के ऊपर इकोसिस्टम में आता है, और किस तरह से आता है वही बात है वो ग्रेजिंग और डिट्रीटस का एग्जाम्पल देके आपको बताया गया है। और ये मौसम के अनुसार और वार्षिक रूप से अलग अलग हो सकता है, ये बात यहाँ पर बतलाई गई है। और जो एनर्जी फ्लो है छिछले पानी के अंदर और हाईली ग्रेज्ड जो पाश्चर चरागाह होते हैं उनमें भी लार्जर एनर्जी फ्लो है वो शो होता है ग्रेजिंग फूड के माध्यम से, और डिट्रीटस जो पाथवे है उसके अनुसार। तो इस तरह से ये बातें हैं वो अलग अलग सिस्टम के ऊपर अलग अलग वे है वो हमें देखना पड़ेगा। और यहाँ पर भी वही बात आ रही है कि 90% जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाती है एक वे से अलग दूसरे जो सिस्टम है उसमें केवल 10% एनर्जी ही वो हमारी आगे जाती है, और इसको हम ये अपना वाई मॉडल का नाम दिया गया। उसके बाद में हम आते हैं चौथे मॉडल की तरफ, और ये मॉडल है हमारा यूनिवर्सल मॉडल के नाम से जाना जाता है। जैसा मैंने आपको बतलाया था, इस मॉडल को भी ओडम ने ही 1968 में दिया था। और डियर स्टूडेंट्स, इस मॉडल को ज़्यादा सर्वाधिक एक्सेप्टेड मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है, और यह लिविंग के ऊपर आधारित है, और जिसमें प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और अलग अलग पॉपुलेशन और ट्रॉफिक ग्रुप्स है वो हो सकते हैं। और इसी को सर्वाधिक यूनिवर्सल मॉडल के नाम से जाना गया। ये मॉडल है वो आप देख सकते हो। इस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह एक अन्य मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये समस्त जैविक घटकों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशंस और जो ट्रॉपिकल लेवल्स पर आधारित होता है। और जो बॉक्स समझाए गए हैं आपको संबंधित अलग अलग जो कंपोनेंट्स है जैव भार को तथा कुल ऊर्जा प्राप्ति को दर्शाता है। इसमें बायोमास आप देख सकते हो, अलग अलग जो बॉक्सेस बनाए गए हैं उसके ऊपर यह आधारित है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये चीज़ें हैं वो अलग अलग बॉक्सेस के माध्यम से है वो बतलाई गई है। इसमें जो बी घटक बॉक्स दिखाया गया था वो संबंधित कंपोनेंट के जैव भार को तथा कुल ऊर्जा प्राप्ति को दर्शाता है। जो ऑटोट्रॉफिक के लिए
प्रकाश व विषम पोषियों के लिए कार्बनिक खाद्य होता है। पौधों में जो संश्लेषित या सिंथेटिक भोजन है, प्राणियों में पचाए गए भोजन को एसिमिलेशन के द्वारा, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया था, दर्शाया गया है। ए का कुछ भाग रेस्पायरेशन में व्यय हो जाता है तथा शेष भाग है वो प्रोडक्शन से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है और जो वृद्धि के काम आता है। पी ऊर्जा में से कुछ भाग एस संग्रहित, जिसको स्टोर्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं, हो जाता है, जैसे पौधों में, कंद में या प्रकंद जैसे बल्ब और राइजोम में होता है। मैं संचयित भोजन एवं प्राणियों में प्रोटीन या लिपिड के रूप में। ए ऊर्जा का कुछ भाग उत्सर्जन में बाहर निकाल देते हैं तथा शेष भाग ग्रोथ, जीवों की वृद्धि करके जैव भार को बढ़ाता है। डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनमें प्रोडक्शन को, रेस्पायरेशन को अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ में जोड़ा गया है। जो बात मैंने अभी आपको बतलाई वही आप यहाँ पर स्लाइड के माध्यम से देख रहे हो और यही इस मॉडल की की फीचर्स है, इनकी विशेषता है। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मॉडल है वो हमारे सिस्टम में काम करते हैं। यूनिवर्सल सिस्टम है वो दो वे में काम करता है। पॉपुलेशन किस प्रकार से कितनी एनर्जी आई और कितनी एनर्जी है वो आगे की तरफ बढ़ रही है, और उसके अलावा जो दूसरी बात है उसमें बायोमास को भी शामिल किया गया है, क्योंकि एनर्जी अल्टीमेट बायोमास के रूप में पौधों के अंदर आके संरक्षित होती है। जहाँ पर बतलाया गया है कि आदमी, मैन के अंदर या एनिमल्स के अंदर ये फैट्स के रूप में हो सकती है और बाकी दूसरे के अंदर ये किस तरह से आकर संरक्षित होती है या संरक्षित होती है। सो ए सिंगल बॉक्स डायग्राम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द होल पॉपुलेशन of foxes if intra-population energetics were to be stressed. Dear friends, ये आपका ये एनर्जी के जो मॉडल्स हैं उसको समझाने के लिए अलग अलग मॉडल्स दिए गए। जैसा मैंने आपसे कहा, बात को किसी भी तरह से कहिए, अल्टीमेट जो एनर्जी चलती है वो सूर्य से चलती है। फर्स्ट जो लेवल होता है वो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जिनको हम ऑटोट्रॉफिक के नाम से जानते हैं, और कोई वे हो ही नहीं सकता कि जिस वे में ये एनर्जी है वो हमारी चलती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मॉडल्स हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनी बात को समझाने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं लोअर ग्रुप्स के अंदर जब भी कोई ओकेजन आता है, सेलिब्रेशन होता है, तो बच्चे हैं वो अपने थॉट को, अपने विचारों को मॉडल्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और उनको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। उसी तरह से जो एनर्जी फ्लो, जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी फ्लो है वो किस प्रकार चलता है, तो उस एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए जो वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने अपनी बात को अलग अलग वे में कहा, और उसमें ये 4 मॉडल्स हैं वो आपके सामने हैं। सर्वमान्य जो मॉडल है उसको हम यूनिवर्सल मॉडल के नाम से जानते हैं, लेकिन जो प्रचलित मॉडल हुआ वो वाई-शेप्ड मॉडल के नाम से हुआ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अल्टीमेट जो चीज़ हमारे सामने है वो क्या है और किस वे में हम लोगों को पढ़नी है। तो ये था आज का टॉपिक आपका, मॉडल्स ऑफ एनर्जी फ्लो। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।